भारत के इतिहास में वह कौन युवक था जिसने मौत का इंतजार डरते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए किया। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक भारतीय नौजवान ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? आखिर वह कौन था जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में खुद को देश को समर्पित कर दिया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया? आखिर ब्रिटिश साम्राज्य की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें तय समय से पहले ही फांसी दे दी गई? और भारतीय इतिहास में आखिर वो कौन युवक था जिसे शहीद-ए-आजम के नाम से जाना जाने लगा? क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस एक कहानी को सुनने के लिए? अगर हाँ तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम विक्की पटेल है और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा के बारे में जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में खुद को देश को समर्पित कर दिया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहीद-ए-आजम के उन आखिरी 24 घंटों के बारे में कि आखिर उन आखिरी 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ था कि जिस कारण उन्हें इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाने लगा। दोस्तों, हम उस युवक के आखिरी 24 घंटों की कहानी जाने इससे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर यह पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। दोस्तों, यह बात है प्रथम विश्व युद्ध की। उस समय भारतीय सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। मतलब उस समय भारत में जो भी नियम या कानून चलते थे वो ब्रिटिश सरकार के मुताबिक ही चलते थे। उस समय भारतीय लोगों के पास खुद से फैसला करने और निर्णय लेने के लिए अधिकार नहीं थे या फिर ना के बराबर अधिकार थे। तब कई भारतीय लोगों ने और राजनीतिक नेताओं ने देश में प्रदर्शन किए और ब्रिटिश सरकार से अधिकारों की मांग की। तब सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत को धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार की ओर ले जाया जाएगा और भारतीयों को उनके अधिकार दिए जाएंगे। इस कारण सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया। लेकिन इस कानून में ऐसा लिखा गया था कि भारतीयों को शासन करने का अधिकार तो दिया जाएगा, लेकिन सीमित अधिकार दिया जाएगा। भारत की असली सत्ता अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रहेगी। इस कानून में यह भी लिखा गया था कि 10 साल हो जाने के बाद इस एक्ट को और अधिक अच्छे से सुधारा और बनाया जाएगा और भारतीयों को और अधिक अधिकार और राजनीतिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। लेकिन 10 साल पूरे होने के 2 साल पहले ही, मतलब 8 नवंबर 1927 को ही ब्रिटिश सरकार ने अचानक से एक आयोग मतलब एक कमीशन बना दिया और इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया था। इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। इस आयोग में कुल 7 सदस्य शामिल थे, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस कारण जब यह आयोग मतलब साइमन कमीशन भारत में आया तो भारतीय लोगों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। उस समय भारतीय लोगों का यह कहना था कि जब इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं है तो फिर ब्रिटिश सरकार बिना हमारी मुश्किलें और परेशानियां जाने भारतीयों के लिए नए कानून और अधिकार कैसे बना सकती है। और यही वो कारण था जिसने पूरे देश को एक बड़े आंदोलन की ओर धकेल दिया। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत के बॉम्बे मतलब जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है पहुंचा तो पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई। उस समय भारत में कई लोगों ने और राजनीतिक नेताओं ने इस साइमन कमीशन का विरोध करने का फैसला किया और देश में हजारों लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। देखते ही देखते यह विरोध पूरे देश में फैलने लगा और देश के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करने लगे और यह विरोध एक महा आंदोलन में बदल गया। लाहौर की सड़कों पर हजारों भारतीय लोग इकट्ठा थे और सभी के हाथ में काले झंडे थे और चारों तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। दोस्तों, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिन्हें पूरे देश में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। सभी लोग लाहौर की सड़कों पर हाथों में काले झंडे लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे यह प्रदर्शन लाहौर के रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां पर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स ने उन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और कुछ ही समय बाद ब्रिटिश पुलिस के अध्यक्ष जेम्स स्कॉट के आदेश पर सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता लाला लाजपत राय पर भी कई लाठियां पड़ी और उन्हें गंभीर रूप से घायल भी होना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। इस प्रदर्शन के बाद गंभीर रूप से घायल हुए क्रांतिकारी लाला लाजपत राय का कुछ दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन फिर 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। यह सिर्फ एक नेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह वह पल था जिसने भगत सिंह के जीवन की दिशा को
हमेशा के लिए बदल दिया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और विद्रोह था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके अन्य सभी साथी वो सिर्फ अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन सभी ने एक योजना बनाई थी कि प्रदर्शन के दौरान जिस पुलिस अध्यक्ष जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाई थी उसे सजा दी जाएगी, और यह योजना पूरी तैयारी के साथ बनाई गई थी। 17 दिसंबर 1928 को सभी क्रांतिकारी लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक बड़ी गलती हो गई। पुलिस स्टेशन के बाहर निकलना था पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को, लेकिन बाहर निकला पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स, और इसी गलती और हड़बड़ी में सभी क्रांतिकारियों ने सॉन्डर्स के ऊपर ही हमला कर दिया, और इस हमले में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स वहीं ढेर हो गए। इस घटना के बाद पूरे लाहौर में हड़कंप मच गया। अंग्रेज सरकार यह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक विरोध नहीं रहा, बल्कि यह ब्रिटिश सरकार को एक सीधी और खुली चुनौती थी। पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या के बाद पूरा लाहौर छावनी में बदल चुका था। लाहौर में हर रेलवे स्टेशन, हर सड़क, हर चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों को पकड़ने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी ब्रिटिश पुलिस की पकड़ से बच निकले और भगत सिंह और राजगुरु लाहौर से बाहर आ गए। लेकिन भगत सिंह ने अब एक ऐसा कदम उठाने का सोचा जिससे कि ब्रिटिश संसद के साथ साथ पूरे देश में उनकी आवाज पहुंचे। यही सोच आगे चलकर एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का कारण बनी जिसे आज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब कांड के नाम से जाना जाता है। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार 2 कानून पारित करने वाली थी, जिसमें एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। यह 2 ऐसे कानून थे जिससे कि क्रांतिकारी गतिविधियों को और मजदूर आंदोलनों को दबाया जा सकता था। लेकिन इसी दौरान भगत सिंह ने अपनी आवाज को भारतीय लोगों तक और ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए एक कठिन फैसला किया। उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कम शक्तिशाली विस्फोटक फेंके, मतलब ऐसे बम फेंके जिनसे कि किसी को भी हानि ना पहुंचे, और वो विस्फोटक ऐसी जगह फेंके गए जिनसे कि किसी की भी मृत्यु ना हो। क्रांतिकारियों को उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि वह तो अपनी आवाज को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। धमाके के बाद दोनों क्रांतिकारी वहां से भागे नहीं, बल्कि दोनों ने पूरे असेंबली हॉल में इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, और दोनों ने वहीं खड़े होकर खुद को गिरफ्तार करवा लिया। ब्रिटिश सरकार ने फिर पूरे मामले की जांच की, पुराने सबूत जोड़े गए, और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या को भी इस मामले से जोड़ दिया गया। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। एक लंबी सुनवाई के बाद तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई और तीनों को लाहौर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लेकिन उन तीनों क्रांतिकारियों को यह नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उनके जीवन के आखिरी 24 घंटे इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाले थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था शहीद भगत सिंह के उन आखिरी 24 घंटों में, जिस कारण उन्हें इतिहास में अभी भी याद किया जाता है। दोस्तों, यह इस स्टोरी का पार्ट 1 है। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी देखना है तो जल्दी से जल्दी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 इसी चैनल पर आने वाला है। गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं इस स्टोरी के पार्ट 2 में।